पहला वंश संगम, दूसरा सालुआ, तीसरा तुलुआ, और चौथा अराविडु, अराविडु। अब एक सवाल है, विजयनगर साम्राज्य के चरमोत्कर्ष एवं पतन, माने बहुत आगे बढ़ा फिर बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया, उसी पर एक छोटा टिप्पणी लिखो, आपके एग्जाम में पूछेगा। तो विजयनगर साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य था, ठीक है, इसमें 4 राजवंशों ने शासन किया। अगर ये आप बीए में एमए में पढ़िएगा तो इसका आंसर कम से कम 3-4 पेज में होगा, कंपटीशन में पढ़िएगा तो कम से कम 7-8 पेज में होगा, है ना, क्योंकि सब वंश के सब राजा के बारे में, सब एक एक राजा कौन कौन से लड़ा। तो यहाँ पे आपको उतनी जरूरत नहीं। यहाँ मेन देखना है विजयनगर साम्राज्य को किसने आगे बढ़ाया, है ना, जो मुख्य व्यक्ति है उसके बारे में थोड़ा जानकारी, है ना, किसके समय सर्वश्रेष्ठ स्थिति में पहुंचा, फिर वो पतन क्यों हो गया, अगर वो लड़ाई लड़ा तो क्यों लड़ाई लड़ा, किसके साथ लड़ाई लड़ा, उसका पतन किस लड़ाई के बाद हुआ, हो गया, आंसर खत्म, है ना। मेन बात यही होता है, कोई भी क्वेश्चन को पहले प्रारूप तैयार किया जाता है, तो उसका लेवल क्या है, कितने शब्दों में लिखना है ना। अगर वो इंटर लेवल का है, मैट्रिक लेवल का, तो से कम बस 2-3 लाइन में लिखे करे, है ना। विजयनगर साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने में कृष्णदेव राय का सबसे ज्यादा योगदान है ना। कुछ इसका दुश्मनी बहुमनी राज्य से था, अंततः उसके साथ लड़ाई में परास्त हुआ और इसका पतन हो गया, चल खत्म। लेकिन जब वहीं अगर आपको इंटर में पढ़ना है तो थोड़ा 2-4 लाइन और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, विजयनगर जो साम्राज्य था एक्चुअली, अब विजयनगर साम्राज्य मेनली यह याद किया जाता है अपने पड़ोसी राज्य, जो उसका पड़ोसी राज्य था बहमनी राज्य, है ना, उसके साथ दुश्मनी को लेकर के जबरदस्त दुश्मनी चला है। एक्चुअली जो विजयनगर साम्राज्य था किन 2 नदियों के बीच था, कृष्णा और तुंगभद्रा, उस एरिया पर अधिकार करना विजयनगर भी चाहता था, बहमनी भी चाहता था, ठीक है। तो उसी पर अधिकार को लेकर के, क्योंकि दोनों राज्य की सीमा पर था वो एरिया, तो उसी पर अधिकार को लेकर के शुरू से इनका बहमनी राज्य के साथ लड़ाई था। साथ ही विजयनगर जो राज्य था वो हिंदू राज्य था, अब बहमनी राज्य जो था वो मुस्लिम राज्य था। अब एक सांस्कृतिक मत भिन्नता भी थी कि उनका कल्चर अलग था, इनका कल्चर अलग है ना। इसके वजह से भी दोनों में हमेशा दुश्मनी रहा, किंतु अंततः एक युद्ध होता है तालीकोटा का युद्ध। कौन युद्ध? तालीकोटा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, गारंटी है ना, खूब पूछता है। तो इस युद्ध में विजयनगर जो है हार गया और उसके बाद धीरे धीरे उसका क्या हुआ, पतन हो गया, ठीक है। तो इस तरह का सवाल है तो यही जवाब लिखिएगा। चलिए नोट्स निकालिए, कहीं फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है। विजयनगर राज्य जो है दक्षिण भारत में मुस्लिम आक्रमणों के विरुद्ध हिंदुओं के संघर्ष और विजय का परिणाम है। इस राज्य की स्थापना, मैंने 2 लाइन जरूरी, सब जो क्वेश्चन है ना ये सब लिखना चाहिए। हाँ, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया, कब किया, कौन को क्वेश्चन आवे उमें 2 लाइन लिख दो, फ्री बा, है ना। विजयनगर के बारे में कोई भी सवाल है, सांस्कृतिक उपलब्धि है या किसी भी तरह का है, तो सबसे पहले यही लिखिए। आप लोग मैंने याद रखने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में सवाल छोड़ के नहीं आना है। तो विजयनगर राज्य की स्थापना कब, 1336 में किसने, उसका लिख दिया है कि हिंदू राज्य था, इसका पड़ोसी राज्य बहमनी था जो एक मुस्लिम राज्य था, है ना। और दोनों राज्य की सीमा पर एक क्षेत्र था जो कृष्णा तुंगभद्रा नदी के बीच का एरिया था, उसको दोआब क्षेत्र कहा जाता था। अब उसी एरिया पर अधिकार को लेकर दोनों राज्यों के बीच एक लंबा संघर्ष चला। अंततः तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की हार हो गई और उसका धीरे धीरे पतन हो गया, खेल खत्म, है ना। ऐसे करके लिख दीजिएगा, 4-5 लाइन लिखना ही है आप लोग को, ज्यादा लिखना नहीं है ना। और याद रखना भी आसान है। तो कैसे लिखिएगा, सबसे पहले इसकी स्थापना किसने और कब की, ये सिंपल है, सबको याद है कि नहीं है। उसके बाद ये किस धर्म से संबंधित राज्य था, इसका पड़ोसी राज्य मेनली जो था, सबसे प्रबल शत्रु बहमनी था, जो कैसा राज्य था, दोनों राज्य की सीमा पर एक क्षेत्र था दोआब क्षेत्र, उसी पर दोनों अधिकार करना चाहते थे, इसीलिए एक लंबा लड़ाई चला और अंततः तालीकोटा के लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य की हार हो गया। सिंपल हो गया, कोई रट्टा मारने की इसमें जरूरत क्या है, मुख्य मुख्य बातें यही है, ये लिखिए, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है
कि इस राज्य की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर 1336 ईस्वी में की। इन्होंने कई हिंदू शासकों से भी युद्ध किया, किंतु इस राज्य का सबसे प्रबल शत्रु जो था वो कौन था? बहमनी राज्य था। बहमनी राज्य से इनके शत्रुता का मुख्य कारण दोनों जो है कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब पर अपना अधिकार करना चाहते थे, जो दोनों राज्यों की सीमा पर था। इसके साथ ही विजयनगर एक हिंदू राज्य था, जबकि बहमनी मुस्लिम राज्य था। अतः धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी दोनों पूरे दक्षिण भारत पर अपना अधिकार करना चाहते थे। विजयनगर चाहता था हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो, बहमनी चाहता था मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार हो, है ना। फलतः दोनों राज्यों के मध्य 23 जनवरी 1565 ईस्वी को कौन सा युद्ध हुआ? अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध किसके बीच हुआ? विजयनगर और बहमनी, विजयनगर और बहमनी पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, जिसमें विजयनगर की हार हुई। इसके बावजूद भी विजयनगर साम्राज्य जो है 17वीं शताब्दी तक जीवित रहा। चलिए, कृष्णदेव राय कौन थे? इनकी प्रमुख उपलब्धियों पर टिप्पणी करें, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के वो राजा रहलन। अब विजयनगर में कौ वंश रहे? तो चारू वंश के तो ना हुई, वही में से कौन एगो के हुई। तो याद रखिए तुलुआ वंश के थे। कौन वंश के थे? हाँ। अब ध्यान दीजिए, जिस समय कृष्णदेव राय शासक थे उसी समय भारत पर मुगलों ने आक्रमण किया था, बाबर ने। लेकिन वो उत्तर भारत में आक्रमण किए थे और ये लोग कहां थे? दक्षिण भारत में, ठीक है। तो बाबर जो अपना आत्मकथा जीवनी लिखा है उसमें यह बताया है कि भारत में एक ही को तो राजे है, वो है कृष्णदेव राय, जिसकी शक्ति अतुल्य है ना, जो ज्ञान का स्वामी है, उसके दरबार में विद्वान रहते हैं। मैंने खूब प्रशंसा किया है, बाबर ने कृष्णदेव राय की खूब प्रशंसा की है, ठीक है। तो कृष्णदेव राय कौन वंश के थे? तुलुआ। कौन वंश के थे? तुलुआ वंश के थे। इसको जरूर याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में इसको भी पूछा जाता है कि कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित शासक थे। हाँ, तो कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के तुलुआ वंश को अंडरलाइन कीजिए, तुलुआ वंश के महानतम शासक थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा में इन्हें भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कहा है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य को बंद हो गया, खटर कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य को राजनीतिक रूप से शक्तिशाली बना दिए। मैंने चूंकि ये सबसे शक्तिशाली पराक्रमी राजा थे, तो इनके समय में विजयनगर साम्राज्य सबसे ज्यादा आगे बढ़ा, सबसे शक्तिशाली बना। वही बात है, इन्होंने बीजापुर पर आक्रमण किया स्पेशली, और वहां के राजा था उस समय सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को परास्त किया। इन्होंने रायचूर, गुलबर्गा इस सब जगह पर भी अधिकार किया। उड़ीसा के राजा गजपति रुद्रदेव को 4 बार हराया। इसके साथ ही इन्होंने पुर्तगाली की शक्ति को भी नियंत्रित किया, ठीक है। तो राजनीतिक रूप से कृष्णदेव राय ने बीजापुर को परास्त किया, उसके बाद रायचूर, गुलबर्गा, उड़ीसा इन सब को हराया राजनीतिक रूप से, ठीक है। और विदेशी में पुर्तगाली की शक्ति उस समय बढ़ती जा रही थी, तो उनकी शक्ति को कंट्रोल किया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान, पहला पैराग्राफ या पहला लाइन लिखेगा, विजयनगर फलानवा वंश के राजा थे। इनके शासन काल में विजयनगर अपने सबसे चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। अब कैसे पहुंचा? तो इन्होंने अपने साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए कई युद्ध लड़े, जिनमें सबसे प्रमुख युद्ध बीजापुर के साथ हुआ। बीजापुर का राजा था यूसुफ आदिल शाह, उसको परास्त किए। उसके बाद रायचूर और गुलबर्गा पर अधिकार किया। उसके बाद उड़ीसा के राजा गजपति रुद्रदेव को 4 बार हराया। साथ ही विदेशी शक्ति पुर्तगाली को भी कंट्रोल किया। तो ये हुआ राजनीतिक। अब दूसरा पैराग्राफ, कृष्णदेव राय का शासनकाल न केवल राजनीतिक विजयों का काल था, बल्कि प्रशासनिक और सांस्कृतिक विकास के भी कई महत्वपूर्ण कार्य हुए। मतलब उन्होंने राजनीतिक रूप से भारत को, अपने एरिया को सुरक्षित बनाया, लेकिन साथ ही एक अच्छा प्रशासक भी थे, लोग भी उनसे खुश था, है ना। और साथ ही विद्वान थे। उन्होंने तेलुगु ग्रंथ एक नाम है आमुक्त माल्यद, जिसकी रचना कृष्णदेव राय ने स्वयं की थी। याद रखिए, किताब का नाम VVI ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, गारंटी। आमुक्त माल्यद नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इससे क्या पता चलता है?
इसे ही ना पता चलता है कि वह विद्वान आदमी थे। और इस पुस्तक से ही पता चलता है उनके शासन प्रशासन के बारे में, है कि नहीं? पुस्तक से क्या पता चलता है? शासन प्रशासन के बारे में पता चलता है ना? इस तरीका से तो आपके दिमाग में रखे। पहले राजनीतिक दृष्टि से सोचिएगा, तो राजनीतिक दृष्टि से सोचे तो बीजापुर, है ना? उसके बाद आपको रायचूर, गुलबर्गा, उड़ीसा, पुर्तगाली, ये सब के बारे में। उसके बाद आप थोड़ा प्रशासनिक दृष्टि से सोचिएगा, है ना? सांस्कृतिक दृष्टि से सोचिएगा। तो यहाँ पे निष्कर्ष आपको बहुत सारा निकलने वाला। अभी अगला पैराग्राफ वही है। कृष्णदेव राय के शासन काल में तेलुगु भाषा के 8 गो विद्वान उनके दरबार में रहते थे। कौ गो विद्वान? किस भाषा के? मोस्ट वीवीआई। इस 8 विद्वान को अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है? अष्ट दिग्गज। ठीक है, मोस्ट वीवीआई। ये खूब परीक्षा में पूछता है आप लोग के कि तेलुगु साहित्य का खूब विकास हुआ किसके समय में? कृष्णदेव राय के। तेलुगु साहित्य का खूब ज्यादा विकास हुआ किसके समय में? कृष्णदेव राय। एक्चुअली तेलुगु भाषा के 8 गो विद्वान कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। वे 8 विद्वान जो रहते थे उनको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? अष्ट दिग्गज। क्या कहा जाता है? अष्ट दिग्गज कहा जाता है। भरिएगा, कृष्णदेव राय का शासनकाल किस भाषा के? तो लिखे तेलुगु साहित्य। तेलुगु खाली लिखे ना, तेलुगु। तेलुगु साहित्य का शास्त्रीय युग यानी क्लासिकल युग माना जाता है। इनके दरबार में तेलुगु के कौ गो विद्वान? भरिए, 8 महान विद्वान एवं कवि रहते थे, जिसे क्या कहा जाता था? भरिए, जिन्हें अष्ट दिग्गज। कृष्णदेव राय का शासनकाल धार्मिक दृष्टि से भी सहिष्णु माना जाता था। मतलब वो किसी एक धर्म का पक्षपात नहीं करते थे। उन्होंने अपनी माता के नाम पर, भरिएगा माता, उन्होंने अपनी माता के नाम पर एक जगह बसाया। उस जगह का नाम है नगलपुरम। नगलपुरम नामक नगर की स्थापना किसने की? कृष्णदेव राय ने। नगलपुरम, नगल देखा लिखल हुई। नगलपुरम नामक नगर की स्थापना किसने की? किसके नाम पर किया? अपनी मां के नाम पर। सिंचाई के लिए तालाब खुदवाया, मंदिर का निर्माण करवाया, और उस मंदिर में गोपुरम, गोपुरम माने प्रवेश द्वार, गोपुरम माने जो मंदिर का गेट होता है। देखते हैं हर मंदिर का कुछ बढ़िया हो चाहे ना, लेकिन कोशिश किया जाता है गेट बढ़िया से बढ़िया बनवाने का, तो उसी को कहा जाता है गोपुरम, है ना? हाँ, इटली यात्री माने इटली का एगो यात्री था डोमिंगो पेस। कृष्णदेव राय और विजयनगर की प्रशंसा करते हुए कहता है कि वह एक महान शासक और अत्यंत न्यायप्रिय व्यक्ति। यहां से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स निकल के सामने आए हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, कृष्णदेव राय किस वंश के थे? किस वंश के थे? कृष्णदेव राय की पुस्तक का क्या नाम है? अमुक्त माल्यद। अमुक्त माल्यद। कृष्णदेव राय के दरबार में किस भाषा के विद्वान रहते थे? कौ गो रहते थे? उन्हें क्या कहा जाता था? नगलमपुरम की स्थापना किसने करवाया? किसके नाम पर करवाया? देखिए कितना 10-12 ऑब्जेक्टिव हो गया कि नहीं हो गया? हाँ ना, और ये सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब एक अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक उपलब्धि। सांस्कृतिक उपलब्धि का मतलब सीधा जानिएगा कि जो भवन निर्माण हुआ, जो मंदिर बना, जो राजमहल बना, है कि नहीं? यही सब क्या कहता है? सांस्कृतिक उपलब्धि कहलाता है। ठीक है, तो हम आपको पहले एक बार पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि क्वेश्चन आए तो तुरंत आप 2-3 एंगल में सोचिए। सबसे पहले तो यह सोचिए कि ठीक है, घर बनल हुई तो राजा के बनल हुई, ना तो आम लोग के बनल हुई, ना तो धर्म के नाम पर बनल हुई मस्जिद, यही ना होगा। अगर आप स्थापत्य कला या सांस्कृतिक उपलब्धि इस टाइप का सवाल आए तो सीधे सोचिएगा कि भाई राजा के संरक्षण में बनल हुई, आम जनता बनैले हुई, और धर्म के नाम पर बनल हुई। तो वही बात यहां भी आप अप्लाई कीजिएगा। तब पढ़ते हैं, विजयनगर के स्थापत्य कला शैली में चालुक्य, होयसल, पल्लव और चोल शैलियों का मिश्रण। देखिए हर एरिया का एगो अपना कल्चर होता है, घर बनावे के स्टाइल। बात समझ रहे हैं कि
देखिएगा पहचान में आ जाएगा, हिंदू का घर अलग, मुस्लिम का अलग, थोड़ा कुछ अंतर होता है। मंदिर अलग देखते कहिएगा, जैसे हम पूछे कि बताइए भाई क्या है, मंदिर है कि मस्जिद है, तो देखते कह दिए मंदिर है, कैसे बोल दिए, कहिएगा ना पता, आदत हो गया है देखते। लेकिन यही यदि हम ऐसे बना दें, इसमें गुंबद उम्बद निकाल दें, है ना, तो आप इसको क्या कहिएगा, ये मस्जिद हो। तो क्या है, टेक्निक, शैली इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला शैली थी वो स्वयं नया नहीं थी, बल्कि ये चारों को मिला के वो नया बना दी थी। मैंने उसके घर बनावे, मंदिर मस्जिद बनवावे में चालुक्य, होयसल, पल्लव और चोल, वो लोग जो बनवाया उस सबको मिला के कोई नया डिजाइन बनवा दिया। ये है, इन्होंने अपनी स्थापत्य कला में कठोर पत्थर जैसे ग्रेनाइट का सबसे ज्यादा उपयोग किया। इनके स्थापत्य कला को 3 भागों में बांटा जाएगा, अभी बताए हैं। एगो धार्मिक होगा, एगो राजा से संबंधित होगा और एगो आम जनता से। बढ़िया। नंबर 1 धार्मिक। ये तनी कठिन टॉपिक लोग कहता है, ठीक है, थोड़ा बहुत कठिन है, लेकिन इतना भी नहीं है कि हम लोग इसको छोड़ दें। देखिएगा बहुत टीचर पढ़ेबे ना करे, खाली ऑब्जेक्टिव लिखा के छोड़ दी, है ना। तो ये चीज नहीं, आप छोड़िएगा नहीं, इससे सवाल गारंटी आता है, ठीक है। हाँ, कोशिश कीजिए, नहीं समझ में हम 10 बार समझाएंगे। 1 नंबर हो गया धार्मिक। दूसरा लिखे राजशाही, राजशाही, और तीसरा में लिखिए आम नागरिक। अब क्या करिएगा, इसका व्याख्या करिए, सबका एग्जाम्पल दे दीजिएगा, हो जाएगा। राजशाही, आम नागरिक। धार्मिक रूप से इन्होंने कई मंदिर, धार्मिक रूप से कोई चीज बनी, मंदिर नहीं बनी, तो लिख दिया धार्मिक रूप से इन्होंने कई मंदिर का निर्माण करवाया। इन मंदिरों की विशेषता सबसे ज्यादा थी गोपुरम, यानी प्रवेश द्वार। लोग खूब सुंदर बनवाते हैं, आज भी दक्षिण भारत में जाकर मंदिर देखिएगा तो उसका प्रवेश द्वार जबरदस्त बनता है ना। तो इन मंदिरों की विशेषता थी गोपुरम का निर्माण और उसको अलंकृत करना, माने सजाना। गेटवा के जो ना नक्काशी करल जाला, ओकरे कहल जाला अलंकृत किया गया। इनके समय की 2 मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। विजयनगर साम्राज्य में 2 बहुत फेमस मंदिर बना था, उस मंदिर का नाम याद रखिएगा। एक है विट्ठल मंदिर, भरिए वी संयुक्त ल, विट्ठल 1 नंबर भरिए ना, विट्ठल मंदिर। और दूसरा है विरूपाक्ष मंदिर। विट्ठल मंदिर और दूसरा कौन है, विट्ठल मंदिर सबसे ज्यादा अलंकृत है, मैंने खूब सजावल गल बा, खूब सजावल, नक्काशी खूब करल गल। इसका निर्माण संभवतः देवराज के शासन काल में आरंभ हुआ था। विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष, विरूपाक्ष। चलिए, तो ये हो गया धार्मिक रूप से हो गया। तो धार्मिक रूप से कोई मंदिर बनवाया। इस मंदिर का विशेषता क्या था, गोपुरम। विजयनगर साम्राज्य में जो मंदिर बना उसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, गोपुरम। गोपुरम माने प्रवेश द्वार, है ना। इसके समय के 2 प्रसिद्ध मंदिर कौन है, विट्ठल मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर। अब आइए, अब कौन है, दूसरा है राजशाही। तो राजशाही भवनों में विजय का भवन सबसे प्रमुख है। विजय का भवन का निर्माण कृष्णदेव राय ने जब उड़ीसा जीतलन तो ओकरे खुशी में बनवैले रहलन। विजय का भवन का निर्माण किसने करवाया था, कृष्णदेव राय। किस विजय के खुशी में, उड़ीसा विजय। ओकरा अलावा भी बहुत सारा घर बा, जैसे कमल महल, हाथियों का अस्तबल, ये सब अन्य प्रमुख महल है, ये सब राजशाही में आते हैं। अब आम नागरिक, आम नागरिकों का घर, आवासीय भवन माने कौन सी, घर जहाँ रहे वो बेचारा, ओकर आम लोग ला मंदिर एगो छोट छोट अलगे बने, तो धार्मिक भवन, है ना। ये सब विजयनगर साम्राज्य के स्थापत्य के उदाहरण है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, फिर से आपको समझाने की कोशिश करते, समझिए। अगर याद आए तो लिख दीजिएगा, विजयनगर की स्थापत्य कला में जो है चालुक्य, होयसल, पल्लव और चोल शैलियों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। इन्होंने जो स्थापत्य कला यानी भवन मंदिर का निर्माण करवाया, इसमें कैसा चट्टान का प्रयोग किया, कठोर। कैसा चट्टान का प्रयोग, जैसे लिख दीजिएगा ग्रेनाइट, है ना। इस काल की स्थापत्य कला शैली को कितने भाग में, 3 भाग में। कितने भाग में, पहला कौन, धार्मिक, दूसरा कौन, राजशाही, तीसरा आम नागरिक। अब धार्मिक में लिखिएगा कि धार्मिक के अंतर्गत बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ। इस मंदिरों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, गोपुरम। इस काल के 2 प्रमुख मंदिर थे, विट्ठल मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर, है ना। उसके बाद आएगा राजशाही।
तो राजशाही के बारे में लिख दीजिएगा कि कृष्णदेव राय ने अपने शासनकाल में उड़ीसा विजय के उपलक्ष्य में विजय भवन का निर्माण करवाया, है ना। आम लोग के बारे में लिखिएगा कि आम लोगों का घर, उनके मंदिर, ये सब भी बहुत प्रमुख है ना। बस हो गया आंसर, कोई चीज कौन बहुत बड़ा बात है। अजय नंदी लिखा नहीं बनाते, इसको नहीं लिखता, कहता बाप रे भारी सवाल है। ठीक है, भारी कोची है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है कि नहीं। चलिए अगला है आयंगर व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं। आयंगर व्यवस्था ध्यान दीजिए, कुछ ना हो, हमने कि यहाँ के मुखिया के व्यवस्था उस समय के आयंगर व्यवस्था है। हमने क्या मुखिया के चुनाव होला तो वहां के मुखिया वाला टाइप के व्यवस्था के का कहा जाए आयंगर, यानी मुखिया वाला व्यवस्था हमने का कहले सन स्थानीय स्वशासन। का कहले सन स्थानीय स्वशासन, है ना, जिसके अंतर्गत हम लोग के यहाँ ग्राम पंचायत का गठन होता है। किसका गठन होता है? तो ये उत्तर भारत में चलेला। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य में जो स्थानीय स्वशासन था, उसी स्थानीय स्वशासन का नाम है आयंगर व्यवस्था। सबसे पहली आयंगर व्यवस्था का मतलब समझ गए कि वहां के जो स्थानीय प्रशासन के व्यवस्था रहे, है ना, उसी व्यवस्था का नाम क्या है? VVI, मोस्ट VVI है। भरिएगा, आयंगर व्यवस्था विजयनगर में प्रचलित डैश व्यवस्था का नाम है स्थानीय व्यवस्था का नाम है ना। इसके अंतर्गत प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में गठित किया गया था। जगह हमनी की यहाँ सब गांव के पंचायत, सब पंचायत अलग अलग बा कि ना, सब मुखिया का अपन अपन पंचायत में काम करे का अधिकार बा कि ना। तो वही ओहू लोग का पंचायत के जगह पर का प्रशासनिक इकाई बना दिलक। वो प्रशासनिक इकाई के कहा जाला आयंगर। वो प्रशासनिक इकाई का कहा जाला, है ना। आ सब आयंगर के अधिकार दे दिलक कि अपना अपना एरिया में तनिक विकास के काम करिए। अरे ना याद पड़ी, ग्राम पंचायत के बात लिख दिया लोगन और कहते हैं 10 में 10 नंबर आई। बस शब्द के तनी आयंगर, जहां ग्राम पंचायत लिखे के मन करो आयंगर लिखिए। लिखे ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन का नाम है तो लिखिए आयंगर व्यवस्था स्थानीय स्वशासन था जो विजयनगर में प्रचलित था। ऐसे करके बना के लिखिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन का उत्तरदायित्व तो जो है 12 व्यक्तियों के समूह को, कौ व्यक्ति के समूह को, हमने किया मुखिया, उप मुखिया, वार्ड होला। एगो पंचायत में कौ होला, जो गो वार्ड हुई उतना जोड़ लो, फिर मुखिया जोड़ लो, फिर उप मुखिया जोड़ो, फिर सरपंच के जोड़ो, ये सब मिला के लगभग 10-12 गो हो जाते सब। वही वो लोग के 12 गोड़ा रहे सब। हाँ, तो यह बात बा। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन का दायित्व कितने व्यक्ति के समूह? 12 व्यक्तियों को समूह का। इसी 12 व्यक्ति के समूह को क्या कहा जाता था? आयंगर। इसी 12 व्यक्ति के समूह को क्या कहा जाता था? आयंगर कहा जाता था, को सौंपा गया था। जिन पंचायत के विकास के काम पंचायत के प्रतिनिधि लोग के सौंपल गईल बा, जेकरा अंतर्गत मुखिया, वार्ड सब लोग आवेला। तो वही प्रशासनिक इकाई जो बन रहे ओकर विकास के काम ये 12 गो लोग के सौंपल गए रहे। ये व्यवस्था के आयंगर व्यवस्था के नाम से, ऑब्जेक्टिव में एगो VVI बा, याद रखिए लोग। आयंगर व्यवस्था किस तरह का शासन व्यवस्था है? तो स्थानीय। किस तरह का शासन व्यवस्था है? हाँ, इनकी नियुक्ति जो है, माने 12 व्यक्ति की नियुक्ति हमनी की जनता करेला, वो लोग सरकार करे। कौन करे? हाँ, ये एक प्रकार से राजकीय अधिकारी थे, माने राजा के द्वारा नियुक्त अधिकारी थे। इनका पद जो होता था ऊपर हमनी के चुनाव होला, तो इन लोग के चुनाव ना होकर सरकार चुने। सरकार केकरा के चुने? तो जेकर बाबू आयंगर रहे ओकर बेटो आयंगर बना देवे। तो एकरे कहल जाला आनुवांशिक। का कहल जाला? माने बाप रहे तो बेटो बनी, आनुवांशिक। देखिए, हो गया। ये कभी कभी अपना पद को बेच या गिरवी भी रख देते थे। मैंने भाई तू ले लो, हमरा के इतना रुपया दे दो और तू बन जाए अंगर, हम ना रहे, है ना। ये चीज था। उन्हें वेतन के बदले में लगान और कर मुक्त जमीन दे दिया है कि चलो प्रशासनिक एरिया बा, एक गाँव तो गाँव के जमीन तो 100 वसूली है, कुछ हमरा के दे दिया, बाकी तू रख लिए जा, है ना। तो महीना इन्हें बहुत ज्यादा अधिकार दिए गए थे। इनकी अनुमति के बिना जमीन की बिक्री, दान या हस्तांतरण नहीं की जा सकती थी। आयंगर अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाकर अपराधों पर नियंत्रण भी करते, मतलब सारा काम, वो एरिया के सब काम आयंगर लोग करे।
जनरली शांति व्यवस्था स्थापित करना, लोग को सुविधा देना, ये सब। और एरिया के सारा जमीन आयंगर के रहे, आयंगरों पर लोग किसान से खेती करवाए, बदला में टैक्स लेवे, कुछ पैसा अपने रखे, कुछ पैसा राजा के यहाँ पहुंचा देवे। तो कौन बड़का सवाल भाई बताओ लोगन। पहले आयंगर व्यवस्था स्थानीय स्वशासन, विजयनगर में प्रचलित स्थानीय स्वशासन का नाम है। सबसे पहले यह बात लिख दीजिएगा, इसको लिखिएगा कि इसके अंतर्गत प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई मान लिया जाता था और उसके लिए 12 को व्यक्ति को चुना जाता था, है ना। और यही 12 व्यक्ति जो होता था वो आयंगर कहलाता था, ठीक है। और यही 12 व्यक्ति मिलकर उस गांव का प्रशासन करता था, ठीक है। इन लोगों का पद कैसा होता था? आनुवांशिक होता था। वेतन के बदले जमीन दिया जाता था। इन लोग का काम जो था उस एरिया में शांति व्यवस्था स्थापित करने के साथ साथ विकास का भी सब काम यही होता था। ये लोग अपने पद को बेच सकते थे, गिरवी रख सकते थे। हो गया। अब कितना 4-5 लाइन तो लिखना है, हो जाएगा ना। तो विजयनगर साम्राज्य कहने के लिए भारी टॉपिक है, बहुत भारी नहीं है। थोड़ा सा घर पे रिवीजन कीजिएगा। हम 2 दिन में पढ़ाए हैं, हमको पता है अच्छी तरह कि बहुत अच्छा से हम समझा दिए हैं, आप लोग को याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये टॉपिक समाप्त होता है। अब मुगल काल है, आज रहने दीजिए। हाँ बोली, कौन सी? आयंगर, पौधे के नाम आयंगर है। ये लोग हमनी के मुखिया कहाला और लोग क्या कहे आयंगर कहा जाए। आए गड़बड़ मत भर लिए हो दादा। इनके पद होते थे आनुवांशिक। इनके पद माने कहे का मतलब आयंगर के बेटा आयंगर बने, ये टाइप के। हाँ तो बेच दिलक तब ओकर खानदान में चल गलू। बाबू बेच दिलन तब थोड़े बा बेटा कह हम बाप ने हमरा के दो ना। जमीन मान लो हम बाबू बेच दे और बाद जाके हम कहीं कि हमार जमीन है, थोड़े हो जब बेचा गल तो बेचा गल, ठीक है। चलिए एक बार थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव एक बार पूछ लेते हैं। जा छूट गल बका सरकार तो कहां दिमाग रलक। इनकी नियुक्ति कौन करता था? चलो बताओ लोगों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर बुक्का। किसने की? कब की? विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंश? कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तुलुआ। कृष्णदेव राय किस वंश के थे? हरिहर बुक्का संगम। उस हरिहर बुक्का ने अपने साम्राज्य का नाम संगम वंश क्यों रखा? अपने पिता के नाम पर रखा। अच्छा हाँ, विजयनगर साम्राज्य का पुराना नाम क्या था? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य का पुराना नाम क्या था? हम्पी। VVI बा, याद रखिए लोगों, ठीक बा। हरिहर बुक्का के गुरु के रहे? विद्यारण। विद्यालय पढ़ता रहनो, याद रखे विद्यारण। हरिहर बुक्का गुरु के रहे? हरिहर बुक्का को कौन सुल्तान पकड़ के दिल्ली ले गए? मोहम्मद बिन तुगलक लेके गए। चलो ओकरा बाद बताओ लोगन। हाँ, विजयनगर साम्राज्य का किस राज्य से दुश्मनी चला? बहमनी। किस राज्य से दुश्मनी चला है? बहमनी। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565। VVI में डेट पूछ सकता। तालीकोटा का युद्ध किसके बीच हुआ था? बहमनी और विजयनगर। इसमें किसकी हार हुई? विजयनगर। चलिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत के सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय को बताया है, ठीक है ना। कृष्णदेव राय कौन वंश के थे? तो बताइए तो बोलो, कौन वंश के थे? कृष्णदेव राय की पुस्तक का नाम आमुक्त माल्यद। कृष्णदेव राय की पुस्तक का नाम आमुक्त माल्यद। कृष्णदेव राय के दरबार में कौन भाषा के? कोगो। इन्हें क्या कहा जाता है? अच्छा, कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर कौन नगर बसाया? नगलपुरम है ना। उसके बाद आप बताइए, विजयनगर में प्रचलित स्थानीय स्वशासन का नाम क्या है? आयंगर व्यवस्था। आयंगर व्यवस्था के अंतर्गत कितने लोगों का समूह था? 12 व्यक्तियों का समूह था। चलिए तीसरी, ये तो एगो सवाल बाहर ना जाइए, इतने बहुत बार हो ना। तो नहीं के दोस्त इंटर में पूछिए लोगन जाके, है नु। तो कोई तू पूछ हमरा से, ना तो हम पूछ नहीं तोरा से।
कहीं पीछे रह जाइए तो आगे बताइए सर हमरा से गड़बड़ा गई है।